पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा और मेरे सहयोगी पृथ्वीदत्त नैथानी देवभूमि उत्तराखंड में। नैथानी साहब, कल उत्तराखंड में लेखपाल का एग्जाम भी है और पूरे उत्तराखंड में अभी बवाला मचा हुआ है। और आज आप एपिसोड में क्या दिखाने वाले हैं और क्या बोलने वाले हैं? जी नमस्कार। पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा में मैं पृथ्वीदत्त नैथानी देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी से आज जो हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं गंगाधर पंवार जी, जिनकी शिक्षा दीक्षा एजुकेशन पूरी उत्तरकाशी में हुई है और आप चिन्याली सौड़ विकास खंड से बिलोंग करते हैं, कुमराड़ा गांव से। ऐसे ही आज हमारे साथ ऐसे शख्स है, युवाओं की धड़कन है, आइकॉन कह सकते हैं, वो है हमारे साथ गंगाधर पंवार जी। पंवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू नैथानी सर, और एबीसीएम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मार्गदर्शन में जो है आज मुझे इनवाइट किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंवार साहब, जैसे कि आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी एजुकेशन पूरा आपने यहाँ पे चाहे आपका एजुकेशन हो या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, आपका पूरा उत्तरकाशी महाविद्यालय से है और 2009 के लगभग आपने हिस्ट्री एमए यहाँ से किया है। उसके बाद फिर आपका बीएड जो प्रोफेशनल कोर्स है, क्यों आप मतलब बीएड शिक्षा में क्यों नहीं गए और आप जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करने के लिए डायरेक्ट दिल्ली निकल गए, जबकि शिक्षा क्षेत्र में भी आपके पास काफ़ी स्कोप था? सर, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो उत्तरकाशी के महाविद्यालय से हुआ है। मेरा यहाँ पे ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, मैं यहीं से क्लियर कर पाया हूँ। और उसके बाद हर कोई जो है स्टूडेंट चाहता है कि मेरे पास एक बैकअप लेके चलता है कि मेरा लास्ट में यदि मेरा किसी सिविल सर्विस में ना हो तो मेरा कैसे मैं आगे क्या अपनी लाइफ के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रखूं। तो उसी प्रकार से मेरा भी था कि मैं कहीं ना कहीं जो है बीएड कर लूं और बीएड करने के बाद ही मैं उसके बाद मैं जो है सिविल सर्विस का जो एक अपना पथ है इसके लिए जो है अपना दिल्ली चले जाऊं। वही मैंने यहाँ से बीएड हिमाचल यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद मैं यहाँ से पूरा उसके बाद मैंने पीजी किया है और उसके बाद मैं दिल्ली चले गया। पंवार साहब, जैसे कि क्या कि शिक्षा क्षेत्र अलग है और जबकि सिविल सर्विसेज अलग है, पूरा ब्यूरोक्रेट हो गया और ये आपका जो है शिक्षा क्षेत्र अलग हो गया एजुकेशनिस्ट में। कहाँ से आपको एक ऐसा मोटिवेट मिला या इंस्पिरेशन मिला कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी जरूरी है? देखो, सबसे पहले बीएड जब मैंने किया था और बीएड में मेरे साथ मल्टीपर्पज के स्टूडेंट या एक फ्रेंड सर्किल था, तो कोई कह रहा है कि मैं आईएएस बनूंगा, कोई कह रहा है कि मुझे जो है एसटीएम बनना है। तो फिर मेरे मस्तिष्क में भी एक मतलब चिंगारी बोले या कहें कि एक जागृति आई कि मुझे भी कुछ करना है। तो मेरा एक मिशन था कि मैं बीएड करके और उसके बाद लेक्चरर बनूं। और ना ही मैं एक सिविल सर्वेंट के बारे में जानता था और ना ही मुझे एक प्रशासन का कुछ भी नॉलेज था। आपने देहरादून में भी सिविल सर्विसेज की तैयारी की और कौन सा इंस्टीट्यूट था और कौन से आपके जो फैकल्टीज वहाँ पे थे जो आपके स्पेशली इस सब्जेक्ट के लिए आप वहाँ पे गए देहरादून में? सर, मेरा 2010 में जो है मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है और 8 अगस्त 2010 की बात करूं कि मैं पहली बार प्रयास आईएएस स्टडी सर्किल में अपना सिविल सर्विस के लिए जीएस वहां से क्लियर किया है और उसके बाद 3 ईयर मैंने वहां पे कंप्लीट किए हैं और उसके बाद मैं दिल्ली चले। नहीं, तो ऐसा भी क्या कि देहरादून में आपको कोई अच्छा फैकल्टी या आपको जो मटेरियल सप्लाई नहीं हो पाया जिस वजह से फिर आप दिल्ली चले गए? इसमें मैंने देखा है कि सिविल सर्विस में जो एक स्टूडेंट की जो है यूपीएससी के मेंबर की जो एक रिक्वायर रहती है कि किस प्रकार से हमें आईएएस के लिए एक स्टूडेंट हो। सबसे पहले मैं कहता हूं कि विश्लेषण शक्ति, हम जिस जीएस को जो है स्टडी कर रहे हैं क्या हम उसे अच्छे ढंग से विश्लेषण कर पा रहे हैं, हम उसे अनेक पॉइंटों से अनेक अवधियों से जोड़ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने देहरादून में नहीं मिली है क्योंकि हम बुक से ही रिलेटेड पढ़ते हैं और उसके बाद अपने अंदर का जो भी नॉलेज होता है या एक थिंकिंग पॉइंट होता है, तो ये चीज़ें जीरो थी, इसके लिए मैं दिल्ली जाना पड़ा। तो पंवार साहब, जैसे कि आप दिल्ली चले गए देहरादून के बाद और आपने वहाँ पे जीएस वर्ल्ड से आपने जीएस की स्टडी की थी वहाँ पे और दृष्टि से आपने निबंध, तो जीएस और निबंध में ऐसा क्या वहाँ पे डिस्टेंस था कि आपने जो है अपना कोचिंग एक तो दृष्टि में और फिर ऊपर से जीएस वर्ल्ड में आपने कोचिंग ली? इसका क्या हुआ सर कि देखो, सिविल सर्विस के लिए जो आईएएस के लिए जीएस का बहुत ही अंकदायी में आप देखोगे काफ़ी ही महत्वपूर्ण योगदान है और उससे बेहतर है कि निबंध में यानी एसे राइटिंग स्किल में जो हमें एकदम जो है अधिमानी अंक मिलते हैं, उससे हम जो है रैंकिंग में तय हो जाता है कि स्टूडेंट की रैंकिंग क्या क्लियर हो पा रही है। और ये भी है कि अगर स्टूडेंट का जीएस कंप्लीट है
उसके हर सेक्शन पे जो है अच्छी यूनिट पे अच्छी पकड़ है, तो उसका जो है निबंध अपना आप ही स्वतः क्लियर हो जाता है। तो हमें वो चीज़ें धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि कहीं ना कहीं हम जीएस को अच्छा करेंगे। तो मैंने जीएस वर्ल्ड में नीरज सर का अभी मैं इस एबिसले के माध्यम से धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा मौका दिया है। मुझे कई बार रिवीजन का अवसर वहाँ पे मिला है। वो नीरज सर और दिव्यसेन सर का मैं धन्यवाद प्रेषित करता जी हूँ। पवन साहब, जैसे कि आप जीएस में हो, जीएस वर्ल्ड में हो या दृष्टि में आपने जो कोचिंग ली है, और सोता है कि कई ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जो दिल्ली में सेटल हो रखे फॉर सिविल सर्विसेज के लिए, और कई लोगों का हो भी गया, कई लोगों का नहीं हो पाया। उसमें आप भी हैं, क्योंकि आपने जो उत्तराखंड पीसीएस आपने प्री अभी निकाला है, और जबकि अभी उत्तराखंड में लीकेज का मामला बहुत ज़्यादा जो है तूल पकड़ चुका है। इसमें आप क्या कहना चाहोगे उत्तराखंड सरकार को? सर मैं ये कहना चाहूँगा, देखो स्टूडेंट की एक रिक्वायर होती है कि वो ना तो एक किसी जो है सरकार के प्रति कुछ कहना चाहेगा, ना कुछ उसकी जो है वहाँ से कुछ एग्रीमेंट होता है। उसका सीधा होता है कि एग्जामिनेशन कैसा निकले और उसकी एक प्लानिंग 1 ईयर की क्या हो, उसका एग्जाम कैलेंडर क्या हो, तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार का हमने जो देखा है कि 4 साल में एक बार पीसीएस आता है। कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो है एज रिलेटेड जो है बहुत ही इशू बन गए हैं, और कभी कभी देखा जाता है कि 5 साल 10 साल होने के बावजूद जो है उसकी स्टूडेंट की लाइफ ही जो है मैं कहता हूँ कि काफ़ी दिक्कत में चली जाती है। जो अभी हम देख रहे हैं कि अभी पीसीएस का देखो, लोअर पीसीएस का देखो, अनेक धांधली देखी जा रही है। कोई ही भी गवर्नमेंट हो, उसका सबसे महत्वपूर्ण इशू जो होता है डिसीजन होता है। यदि डिसीजन सही ढंग से नहीं है, हम मानते हैं यूकेपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड सरकार के उसमें जो है उसी के अंतर्गत जो है एक निर्णय में आती है। तो ये सरकार इस निर्णय में जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने कैलेंडर मेंटेन किया, मेंशन किया, जो भी टाइम टेबल था, और मैक्सिमम टाइम आपने अपने बुक्स को दिया, अपनी कोचिंग को दिया, मगर सरकार ने तो पूरा खटाई में डाल दिया। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में मुझे 12 साल कंप्लीटली एक यूपीएससी और एक यूकेपीएससी एस्पिरेंट के रूप में हो चुका है। और मुझे जहाँ तक मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा कि उत्तराखंड में जो भी लड़का अपने चाहता हूँ कि मैं कल एक ऑफिसर बन के उत्तराखंड को एक राष्ट्र के प्रति जो है एक अपने को परचेंट कर पाऊँ, उत्तराखंड के स्तर से उनकी योजनाओं को फॉलो कर पाऊँगा, एक गरीब व्यक्ति को न्याय दिला पाऊँगा, तो कहीं ना कहीं वो गलत सोच रहे हैं। जी, जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि मतलब ठीक है, अच्छी बात है, मगर अगर मैं उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो इसको ऊर्जा प्रदेश के साथ साथ आंदोलन प्रदेश भी कहा जाता है। कोई भी जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या फिर सिविल सर्विसेज हो, मतलब इजीली जॉब नहीं मिल पा रही। अगर मिल भी रही तो पहले हाई कोर्ट से वहाँ से निर्णय देना पड़ेगा, तब जाके उसमें 2-3 साल और लगेगा। कहीं भी आप एज रिलेटेड की अगर बात करें तो कई हमारे नौजवान जो है ओवर एज भी हो चुके हैं, मगर क्या कि वो जो है पूरे डिप्रेस हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। और अगर मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अगर मैं बात करूँ, राजनीति की अगर मैं बात करूँ, 2 बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तो क्या धामी साहब सरकार चला पाएंगे आगे? सर मुझे ये लगता है कि देखो कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा है। हमारे 3 मुद्दे हैं। सबसे पहले जो भी एग्जाम हुए हैं, मैं राजनीति बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने मतलब कि जो अभी के सूबे के जो मुख्यमंत्री है धामी साहब, कहते हैं कि युवा है, एनर्जेटिक है, बहुत कुछ करेंगे, मगर उनकी सरकार में बहुत ज़्यादा जो है, चाहे उसको चरम सीमा पे जो है लीकेज का मामला हो या फिर किसी प्रकार के जो किसी दलाल के माध्यम से जो है पेपर लीकेज किया जा रहा है या पैसा दिया जा रहा है, घूस रिश्वती हो रही है, क्या करेंगे धामी साहब आगे? सर ये तो क्लियर लग रहा है कि जिस प्रकार से जो है कोई भी एग्जाम हो रहा है, उसके बाद जो है वो लीक हो रहा है, उसी दिन उसकी डेट क्लियर हो पा रही है। सबसे पहले ये तो तय करें कि जो अनुभाग अधिकारी है एज ए पीसीएस रैंक का ऑफिसर है, वो 2 पाए जाते हैं। आपके वहाँ पे 7 या 8 अनुभाग अधिकारी है। उसके बाद आप जो है क्वेश्चन बैंक 300 का है, और जब कल 12 तारीख को पेपर हो रहा है, ये रियल वहाँ से बना है कि अन्य लोगों ने बनाया है, इसको कौन तय करेगा, और इस पर कोई हम जो है कन्फ्यूजन है। दूसरी बात जो है 23 फरवरी से और 26 फरवरी के मध्य पीसीएस मुख्य परीक्षा का पेपर जा रहा है। इसी संजीव चतुर्वेदी जो है एग्जाम जिसे कहते हैं कि पूरा सिलेबस उसका जो है उस पर जो है सिग्नेचर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इसने पीसीएस का मुख्य परीक्षा का जो है ये भी बेच दिया होगा। तो जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनका एक प्रकार से कंफ्यूजन कहाँ समाप्त हो रहा है। और मैं धामी सर को भी कहना चाह रहा हूँ कि सर हमारी मांग 3 है ना, हमें कुछ और नहीं कहना है। आप सीबीआई जांच क्यों नहीं लगा पा रहे हो? इतने पेपर जब आपके जो है पूरे एक कंफ्यूज जो लीक हो चुके हैं, सीबीआई जांच लगनी चाहिए, और सीबीआई क्यों बनी है? दूसरी बात हमारी यह है कि आप सबसे पहले जो है नकल विरोधी कानून 7 मंथ से कह रहे हैं,
और आपका नकल विरोधी कानून जब कल आयोग में जो आयोग जिसे कहते हैं लड़कों को जब एक डंडे पड़े और उसके बाद काफी ज्यादा कुठाराघात हुआ, आपने उसके बाद डायरेक्ट जो है राज्यपाल को सौंप दिया है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लड़के अपनी लोकतंत्र में यह चीजें हैं कि आप अपनी मांगों पे अगर आप अड़ी नहीं कुछ हो रहा तो आप धरना दे सकते हैं, और उनके पास आप 307 धारा एक प्रकार से जो है डेथ का इशू लगा रहे हो, ये कैसी सरकार है? कल पेपर है, वही पेपर जो लीकेज हुआ था 24 तारीख को, कल फिर 12 फरवरी को वही पेपर है। क्या लगता है आपको गंगाधर जी कि ये भी लीकेज हो सकता है? अगर ये लीकेज हो रहा है तो जल संस्थान को देना चाहिए, और जहाँ से लीकेज हो रहा है वहाँ पे जो है मानसून ट्रेन जो उसको चिपकाना है, जो पानी होता है टपकता है उसको लगाना चाहिए वहाँ पे। तो मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि सरकार के हिसाब से अगर देखा जाए जो भी पेपर कंडक्ट किया जाता है वो कहीं ना कहीं जो है हटाई में जा रहा है, और जितने भी हमारे युवा हैं वो पूरे जो है हताश हो रखे हैं, पूरे निराश हो रखे हैं। ऐसे में क्या कई युवा भी अपने आप में सुसाइड भी कर सकते हैं? तो इसका जवाबदेही सरकार रहेगा। तो कल के पेपर के बारे में आप क्या कहना है? मेरा श्योर है कि कल का जो पेपर होगा वो आयोग के द्वारा एकदम फेयर सिलेक्शन किया जाएगा। सर, हम सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कल 12 जनवरी को जो है ये पटवारी का 12 फरवरी का जो पटवारी का पेपर हो रहा है, इसमें कहीं भी और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू और किसी भी एग्जाम्पल से जो नहीं लगता है कि इन्होंने पेपर 300 जो क्वेश्चन बैंक है उससे नहीं बनाया हो। अगर नहीं बनाया है तो प्रूफ दीजिए ना। और कल आप देखिए कई इसके 8 या 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ जो है साक्ष्य देखने को मिलेंगे। अभी जो है लोअर पीसीएस का नायब तहसीलदार का मेंस हुआ है, उसका रिजल्ट आने वाला है, और इंटरव्यू की वीडियो पहले मिल चुकी है कि 20 लाख दीजिए इंटरव्यू में, पहले इसमें मैं ये चीज करूंगा। तो देहरादून में छात्रों के द्वारा बहुत ही ज्यादा आक्रोश है, और इसको शांत करने के लिए धामी सरकार ने जो जहां जिसका सेंटर पड़ा हुआ है पूरी मुफ्त बस सेवा कर दी है। क्या ऐसे छात्र शांत होंगे? सर देखो, जो अपने बच्चों को देहरादून एक जो है खेती करके या अन्य कुछ कार्य करके दूध बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रश्न मेरा वो नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि जो है धामी सरकार ने जो जहां जिसका सेंटर पड़ा हुआ है, देहरादून का उत्तरकाशी का देहरादून, फिर किच्छा, फिर ब्रह्मकाल, बड़कोट वगैरह जहां जहां एग्जामिनेशन सेंटर है, इस बार धामी सरकार ने छात्रों के उग्र आंदोलन को देखते हुए उनको जो बस मुफ्त मुहैया करवाई है, वो ड्रॉप भी करेगी और पिक भी करेगी। तो क्या इससे छात्र शांत होंगे? सर, हमारा जो भी स्टूडेंट है पूरे उत्तराखंड के, क्वेश्चन ये है ही नहीं कि आप बस लगाए और बस से हमें फ्री जाएंगे फ्री आना। हमें सबसे पहले संतुष्टि चाहिए, हमारा कंफ्यूजन क्लियर, आप एक क्लियर कीजिए। तो सरकार ने लॉलीपॉप दे दिया छात्रों को। लॉलीपॉप देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन स्टूडेंट पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, 8-10 साल की तैयारी की है, उसको आप एक प्रकार से जैसे कहते हैं कि योजनाओं से उसे त्रस्त करोगे, तो ये होने वाला नहीं है। इसके लिए 24 यानी 2024 का जो इनका निर्वाचन आएगा, कहीं ना कहीं इस पर इशू देखने को। तो ये हमारे साथ जुड़े थे गंगाधर पंवार जी, जो कि अपने आप में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में आप देहरादून में कोचिंग दे रहे हैं और कई स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ाए और कई स्टूडेंट्स जो है आपके माध्यम से गवर्नमेंट में सेटल हो चुके हैं। तो ऐसे हमारे जो युवा गंगाधर पंवार जी आज हमारे साथ हमारे ABSLM ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इस ABSLM आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता है। और धन्यवाद, मैं हूं पृथ्वीदत्त नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी से अपने सहयोगी महेश बहुगुणा जी के साथ। धन्यवाद। मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करता सब, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ABSLM के माध्यम से इस न्यूज को देखना चाहता हूं कि हो गई है दूर अंधेरों में, एक हो गई है दूर अंधेरों में, दूर हो गई है अंधेरों में, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये पूरी एक मेरे को पंक्ति नहीं आ रही है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कहीं भी हो एक दीप जलना चाहिए। जो भी स्टूडेंट है निराश ना हो, क्योंकि मैं कहता हूँ कि कभी कभी जब घनघोर एक अंधेरा होता है तो तभी जाके सुबह होता है। आप अपनी तैयारी करते रहे, अपनी जो है स्टडी पढ़ते रहिए, अपने को अच्छे से इसको मेंटेन कीजिए। कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि एक दिन आप इसको सफलता में तब्दील करेंगे, और अपने को मोटिवेशन कीजिए और अपने को अच्छे से जो है 6 या 8 जो हॉर्स आपके जो है पढ़ाई के उसको आप अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच। जिस प्रकार से पंवार जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है छात्रों के लिए स्पेशल, जो कॉम्पिटिटर्स हैं कि निराश ना हो। कहीं ना कहीं नेगी जी का एक गढ़वाली गाने की देर होली सबेर होली, होली जरूर सबेर होली, इसलिए निराश ना होइए। ये सरकार नहीं, दूसरी सरकार जरूर आपके जो है आपके भविष्य के बारे में सोचेगी, और जो कॉम्पिटिटर्स और जो डिलीजेंस स्टूडेंट्स है उनको जरूर कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंवार जी।